यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक बंधु और विद्यार्थीगण, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का वक्तव्य मेरा नमो नमः से इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि पूरा भारतवर्ष रक्षाबंधन वाले दिन से लेकर के 7 दिन तक संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाता है। वैसे संस्कृत दिवस रक्षाबंधन वाले दिन को ही मनाया जाता है, लेकिन ये 7 दिन तक हमारा संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे देखें तो हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन वो 1 दिन का ही होता है। आखिर संस्कृत सप्ताह 7 दिन का क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे देखें तो जिस तरह से हिंदी का पर्याय अभी देश में है, उस तरह से संस्कृत का नहीं है। कुछ जनश्रुतियों के आधार पर आज संस्कृत भाषा मृत भाषा होने की कगार पर है। इसके पीछे की जो जनश्रुतियां हैं वो बहुत ही गलत हैं। उनको तोड़ने के लिए संस्कृत सप्ताह भारतवर्ष में मनाया जाता है। मैं आपको अवगत करा दूं, आज का जो मनुष्य है वो संस्कृत को कर्मकांड की भाषा के माध्यम से देखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है और यह प्राचीन भाषा होते हुए भी नवीन भाषा कहलाती है। ऐसा भाषा प्राचीन अपनी नूतनः भाषा अस्ति। ये इतनी पुरानी होने के बाद भी आज नई भाषा के रूप में जानी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 बहुत ही चर्चा में रहा। आपको बता दूं, नासा ने रिसर्च किया कि अगर हम कोई लैंग्वेज अंतरिक्ष में भेजना चाहें तो कौन सी लैंग्वेज इसके लिए उपयुक्त भाषा कहलाएगी। तो सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया, तो अंतरिक्ष में कुछ गुरुत्वीय शक्तियों के कारण भाषाओं का क्रम अव्यवस्थित हो जाता है। संचार माध्यम जब भी हम अंतरिक्ष में करते हैं तो वहाँ की जो गुरुत्वीय शक्ति है उनके माध्यम उनकी वजह से जो भाषाओं का क्रम है वो अव्यवस्थित हो जाता है। अगर हम मान के चलिए कोई वाक्य अंतरिक्ष में भेजते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो ये हिंदी का वाक्य हुआ। ऐसे इंग्लिश में राम गोज टू स्कूल, लेकिन वहाँ जाकर के इनका क्रम बिगड़ जाता है। विद्यालय पहले आ गया, राम बाद में, और जाता है उसके भी बाद में। ऐसे ही गोज पहले आ गया, राम उसके बाद फिर स्कूल। तो ये क्रम बिगड़ जाता है, जो इंग्लिश की ग्रामर की नज़रिया से भी गलत है और हिंदी की व्याकरणात्मक त्रुटि भी इसमें है। लेकिन अगर हम देखें तो संस्कृत में यह वाक्य बनेगा, रामः विद्यालयम गच्छति। अगर हम इस वाक्य को विद्यालयम गच्छति रामः लिखें या गच्छति रामः विद्यालयम लिखें अथवा रामः विद्यालयम गच्छति लिखें, तो इसका मतलब केवल एक ही है, राम स्कूल जाता है। और यह संस्कृत व्याकरण के माध्यम से बिल्कुल शुद्ध है। तो देखा गया कि नासा ने ये निष्कर्ष निकाला कि अंतरिक्ष के लिए सबसे उपयुक्त भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। आने वाले टाइम में इसकी बहुत बड़ी मांग एक तरह से हमारे सामने आएगी, लेकिन तब बड़ी विडंबना यह होगी कि जब नासा ऐसे विद्वानों की खोज करेगा जो संस्कृत और कंप्यूटर के ज्ञाता हैं, तो वहाँ विडंबना ये होगी कि जिन बच्चों को संस्कृत आती है उनको कंप्यूटर नहीं आता, और जिनको कंप्यूटर आता है उनको संस्कृत नहीं आती। लेकिन मेरे मानना ये नहीं है कि आप इसको एक करियर के माध्यम से पढ़ें, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको बहुत कुछ आगे दिला सकती है। ऐसे ही इसमें कई ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतने अच्छे वक्तव्य अपने दिए हैं। महर्षि दंडी के नाम से एक हमारे संस्कृत में कवि रहे हैं। उनका एक अपना उपन्यास है 10 कुमार चरितम। उसमें 10 राजकुमारों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें एक वैशिष्टिक्य नाम के राजकुमार हैं जिनका शिकार खेलते समय नीचे वाला होठ कट जाता है। उसके बाद भी कथा कई भागों में आगे चलती है, लेकिन दंडी ने कहीं भी उसमें उनके वक्तव्य में ओष्ठव्य, जो ओष्ठ वर्ग होता है हमारा, उसका कहीं भी उपयोग नहीं किया। कितनी बड़ी बात है ये। ओष्ठ वर्ग होता है हमारा जिसमें पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण आते हैं। जब भी हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे होठ दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जब वैशिष्ट का नीचे वाला होठ ही नहीं है तो उसका क्या मिलेगा फिर? हैं? आगे ये भी तो सवाल उठ सकता था कि जब उनके नीचे वाला होठ कट गया तो फिर उन्होंने ओष्ठ वर्ग का उच्चारण कैसे किया। तो दंडी ने बहुत ही अच्छे तरीका से इसको आगे बढ़ाया और कहीं भी ओष्ठ वर्ग का उच्चारण उन्होंने नहीं किया।
तो संस्कृत का जो सागर बहुत अथाह इसमें शब्द भंडार है। उसके बाद देखें तो आज संसाधनों की अधिकता की वजह से मनुष्य रोगग्रस्त होने की कगार पर है। हम जहाँ भी जाते हैं हमको अधिकतर सलाह दी जाती है कि आप योग का माध्यम चुनें, ध्यान का माध्यम चुनें, लेकिन हमारे सामने समस्या क्या आती है कि हम योग तो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन हमको बोरियत महसूस होने लगती है। होता है ऐसा? तो इसके लिए भी देखिए, हमारे जितने भी महावास्य, पुराण, वेद, ये जितने भी हैं ये सभी संस्कृत में ही वर्णित हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत का साहित्य केवल संस्कृत में 5% है, बाकी 95% पर इसके और सब्जेक्ट हैं। जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट हैं सारे संस्कृत में वर्णित हैं। गणित, साइंस, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, ये सब संस्कृत में आज भी वर्णित हैं और ये प्राचीन काल में ही लिखे गए हैं। तो अगर देखें तो पतंजलि का एक योग्य शास्त्र है, उन्होंने लिखा है उसमें कि जितने भी संस्कृत में विसर्ग वर्ण होते हैं, विसर्ग वर्ण जानते हैं, जो खड़ी पाई के अंत में विसर्ग लगा 2 बिंदी लगाते हैं, वो जितने भी विसर्ग वर्ण होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हा के रूप में उनका उच्चारण होता है। और जब भी अगर शुद्ध रूप से कोई उसका उच्चारण करता है तो हमारे जो अंदर की वायु है वो एकदम झटका से बाहर आती है। एक बहुत ही अच्छा योग है कपालभाति। कपालभाति को करने से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें प्राणवायु और रक्त संचार उस योग के करने के माध्यम से एक साथ प्रवाहित होता है। केवल एक यही योग ऐसा है जिसमें 72,000 नाड़ियाँ एक साथ संचालित होती हैं। तो इस संस्कृत का जब भी हम पाठन करते हैं तो उसमें जितने भी विसर्ग वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कपालभाति तो अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। होता है नहीं होता? जैसे संस्कृत में हम राम लिखते हैं, पुल्लिंग में जितने भी शब्द हैं सबके अंत में विसर्ग लगाया जाता है। उन सभी का जब भी हम उच्चारण करेंगे यथा रामः, कृष्णः, श्यामः, तो हमारे जो अंदर की प्राण वायु वो एक साथ झटके के साथ बाहर आती है, जिसमें कपालभाति योग स्वतः ही हो गया। देखिए, संस्कृत योग भी आपको स्वतः ही कराती है। उसके बाद एक होता है ब्राह्मरी, जिसमें हम आंखों को बंद करके ये वाली उंगली यहाँ लगाकर और दोनों कानों को बंद करके योग करते हैं। उसमें भौरे की जैसी गुंजन होती है इस तरह से। तो जब ये योग हम करते हैं उसमें एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के योग बहुत ही उपयुक्त बताया है। तो इसको जब भी हम करते हैं, संस्कृत में वर्ण होते हैं मकार वाले जो शब्द हैं जितने भी, हिंदी में अगर हम किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसको ना के रूप में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में जब बिंदी लगती है तो उसको माँ के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो जितने भी हमारे शब्द हैं जिन पर मकार लगा होता है ऊपर, तो उनमें भ्रमरी स्वतः ही हो जाता है। संस्कृत ने ही वसुधैव कुटुंबकम जैसे लोकोक्ति आज पूरे विश्व को दी। साथ ही अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, ये सभी संस्कृत की ही देन है। आप संस्कृत के महत्व को समझें। और मेरा मानना ये नहीं है कि आप और लैंग्वेज को छोड़े केवल संस्कृत में आए, लेकिन अगर रथ से अगर एक पहिया हम निकाल लें तो रथ नहीं चल सकता। सभी विषय का सामंजस्य बनाएं और संस्कृत को भी आने वाली पीढ़ी को उसके महत्व के बारे में समझाएं, जिससे यह एक मृत भाषा के रूप में ना घोषित की जाए। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम के उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और साथ ही मैं अनुरोध करूँगा समस्त विद्यार्थियों से कि ये सप्ताह संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन हमारी कक्षाओं में जो भी गुरुवर या गुरुमाँ आती हैं तो उनको हम नमो नमः शब्द का उनके लिए एक तरह से सादर के लिए उपयोग करेंगे, ना कि गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, केवल आज के लिए। उसके बाद आप गुड मॉर्निंग बोलो या गुड आफ्टरनून, कोई रोक नहीं है, लेकिन आज के लिए हम नमो नमः, ठीक है? धन्यवाद। नमो नमः।